हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज जो एसएससी का एलडीसी के बारे में 10 क्वेश्चन 10 कॉन्सेप्ट का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। पिछले कुछ पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका कन्फ्यूजन उतना ही कम होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कॉन्सेप्ट देगा। तो चलिए समझते हैं और एकदम बेसिक से एडवांस तक समझना है, ये नहीं कि माथा पर उड़ते चला जाए, हमको समझ ही ना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए दोस्त, आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल दाउ ही स्टडीड रेगुलरली हिज मार्क्स डिडंट इम्प्रूविंग। तो यहाँ पर दो एरर है और यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है। पहला, जब कभी भी वाक्य की शुरुआत ऑल दाउ से हो या दाउ से हो तो इसके बाद दो चीज आता है, या तो इसका कंजंक्शन कॉमा आएगा और या तो येट आएगा। ये दोनों में से कोई आप एक देख सकते हैं। तो देखिएगा, पहला पार्ट में है ऑल दाउ और दूसरा पार्ट में कॉमा दे दिया, इसका मतलब कंजंक्शन में कोई एरर नहीं है। एरर आपका क्या है? एरर है पार्ट नंबर सी में, और इसमें एरर होगा कभी भी डू, डज और डिड के बाद आप हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हो, न कि V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। तो ये बात दिमाग में याद होना चाहिए कि चाहे डू डज डिड रहे, चाहे कोई भी मॉडल रहे, ओकरा बाद जब आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, दूसरा और तीसरा नहीं आ सकता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पर्सन वर डुली रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। यहाँ एरर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब का इस्तेमाल किया है प्लूरल। तो देखिए, द पर्सन माने होता है व्यक्ति, या व्यक्ति हमेशा आपका सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वो वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये बात याद रखिएगा। एक मतलब ही हुआ, जे जैसन रहेगा ओकर ब्याह वैसने से होगा। मान के चलिए आप हिंदू है तो आपका विवाह हिंदू में होगा, यानी जो जैसन है वैसने से विवाह करेगा। एक कहानी समझ में ये आया कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लेगा। और दुनिया का कोई भी वर्ब याद रखिएगा प्लूरल होता है, उसमें आप एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। याद रखना है, दुनिया का कोई भी वर्ब प्लूरल होता है। अगर प्ले लिखें तो प्ले आपका प्लूरल है, इसी में एस या ईएस लगा दिए प्लेज, तो आपका हो गया सिंगुलर। गो, जैसे गो लिखते हैं तो गो है बहु तो और प्लूरल, एम एस या एस लगा दीजिए गोज, तो आपका हो गया सिंगुलर। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन वी वेंट टू रामगढ़ वी सी द स्नो कैप्ड माउंटेन इन द डिस्टेंस। यहाँ दो बात समझना है। सबसे पहले समझिएगा, स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। मान के चलिए जो पहाड़ और देखते हैं जे पर मारे बर्फ जमल रहता है उसी को कहते हैं स्नो कैप्ड। माउंटेन का तो मतलब सब जानता होगा पहाड़। यहाँ समझने वाला पार्ट बी में एरर है, यहाँ सी ना होगा, यहाँ होगा या तो 100 कर दो या तो हैड सीन कर दो। यहाँ दो कारण हो सकता है कि मान के चलिए अगर वाक्य की शुरुआत तुम्हारा पास्ट से है ना बबू, तो अधिकतर केस में आगे भी पास्ट ही रहता है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। इससे बहुत सारा कंफ्यूजन, चाहे बहुत सारा क्वेश्चन तोड़ सके ऐसी बन जाएगा। अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से है तो आगे भी पास्ट से होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टॉम सॉवर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। यहाँ दो चीज समझिएगा। सबसे पहले टॉम सॉवर का जो किताब का नाम था, एक पूरा नाम था द एडवेंचर
द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर। ये किताब का नाम है, आई बच्चा वाला किताब है, कहानी किस्सा वाला किताब है। इसको लिखने वाला जो गायक था यानी जो राइटर था वो मार्क ट्वेन नामक था, जो कि 1876 में नोवेल लिखा था मार्क ट्वेन के बारे में। तो द एडवेंचर ऑफ टॉम सोयर नाम का बुक है जो कि बच्चा वाला था। और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या डैट से जोड़ा जाए ना, तो इससे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा इसके बाद वैसा हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि हु, विच, डैट से पहले जैसा सब्जेक्ट ओकर बाद वैसा वर्ब। तो यहां देखिएगा डैट से पहले है स्टोरीज, यानी कि स्टोरी एगो ना है, एगो से ज्यादा है यानी पुरलल है। तो पुरलल के लिए पुरलल वर्ब यहाँ वाज न कथी होना चाहिए बबू, वर होना चाहिए। इसको तो वेयर जनरल भाषा में पढ़ता है, मगर इसको वेयर नहीं वर पढ़ा जाता है। तो एक पार्ट सी में एरर था, इसमें होता वर का प्रयोग। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा सब्जेक्ट वर्ब वैसा ही होगा। तो ये भी बड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। रिलेटिव प्रोनाउन से जैसा सब्जेक्ट उसके बाद वैसा वर्ब, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज। यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन का कमाल है, यानी कि जिसको प्रेपोजिशन आता होगा वो बना देगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रेटफुल जो होता है, जो शुक्रगुजार होते हैं, इसके साथ आप हमेशा टू का प्रयोग होता है। आप इनवाइट के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं, कॉन्फेस के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं, रिलेटेड के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हुआ फिक्स प्रेपोजिशन है, यानी कि एकरा साथ टू ही आएगा, फॉर टॉर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर होना चाहिए फॉर ना टू। इसका आंसर हो जाता ही वॉज नॉट ग्रेटफुल टू राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन वो बोर्ड पर लिखा हुआ है 6 नंबर, वोमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वेलकमिंग ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो वेलकमिंग जो लिखा है ना, ये तो ठीक है, मगर एगो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आज तक ऐसा कोई वाक्य नहीं बना कि जिसमें एगो मेन वर्ब न हो। बिना मेन वर्ब के कोई वाक्य संभव नहीं है। जैसे जंगल में शेर कितनों हो सकता है, राजा एक्के गो होगा, बस वही बात है। एक वाक्य में वर्ब कितना भी होगा, मगर मेन वर्ब एगो रहना चाहिए। ये वेलकमिंग यहाँ जिरंड का काम हो रहा, तो समझिएगा, एगो कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब कभी भी V1 प्लस ING से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो ये काम करता है बहुओं वर्ब के। अगर यही V1 प्लस ING से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब न हो तो ये काम करता है बहुओं जिरंड के, जिसको तुम लोग कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हो। तो ये भी बात ध्यान रखना कि अगर V1 प्लस ING से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो काम करेगा वर्ब के। अगर V1 प्लस ING से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो काम करेगा जिरंड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब नहीं है तो जिरंड, हमको चाहिए वर्ब। क्या वुमेन के लिए वेलकम्स आएगा? तो ये भी ऑप्शन तो और गलती हो गया, काहे कि जे जैसन सब्जेक्ट रहेगा वैसन वर्ब लेगा, तो बी भी पार्ट गलत है। जब ए में इंप्रूवमेंट तो यहो पार्ट नहीं आएगा। और वेलकम और वेलकम्ड लिखा हुआ है, यहाँ वेलकम के साथ टू लगैले है आई में द, तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर होगा। वाक्य में एगो मेन वर्ब होना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रीड इट्स रिव्यू। तो समझने का प्रयास करिए, जब भी सिंस होता है ना तो सिंस के बाद आप प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये बात ध्यान रखिएगा। और से पहले करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रयोग होगा। वी हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, हम उसका वेटिंग
कर रहे हैं तो काम खुद हो रहा है, ऑप्शनों इलिमिनेट करना सीख जाइए। क्या बी के बाद आर तो लगता है मगर बीन नहीं लगता है। बीन का प्रयोग आप या तो हैव, हैज या हैड के लिए करते हैं, न कि आर के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हर गलती हो गया। वी के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, अब बी हैव बींग नहीं होता है बहु, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ बींग के जगह पर अगर बीन होता तब हम सही कर सकते थे, यानी बींग है, ये भी गलती हो गया। तो एक ऑप्शन नंबर डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहु अगला क्वेश्चन, इसको बोला जाता है कॉमन ईयर, जो आप ABCD करके बोलते हैं, इसको बोला जाता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट बनाने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है, जिस पार्ट में अंडरलाइन किया हो है ना, वो पार्ट को देखो, बाकी सारा सेंटेंस पढ़ने का जरूरी न है। तो यहाँ हम बता देते हैं, किसी भी मॉडल के बाद हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। चाहे कोई मॉडल रहे, कैन रहे, कुड रहे, शैल रहे, शुड रहे, विल रहे, आपको पता होगा मॉडल होता है 13, कैन हो, कुड हो, या फिर मे हो, माइट हो, मस्ट हो, यूज टू हो, नीड हो, डेयर हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, या फिर वुड हो। इसके बाद या तो भी 1 आएगा, अगर हैव लगा दिया तब V3 ही आएगा, दूसरा चीज नहीं आ सकता है। मॉडल के बाद हमेशा हैव आता है, यानी कि ई पार्ट में तो गलती है, इंप्रूवमेंट तो है, तो डी तो इसी खत्म हो गया। हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। अब चेक करो तीसरा रूप केकरा में है, तो देखो हैव के बाद ING लगा दिया, ये भी नहीं होगा। हैव के बाद लगैले है B1, ये भी नहीं हो जाएगा। तो बचता है तो और यही ऑप्शन, तो यही सही हो गया। किसी भी मॉडल के बाद हैव आता है और ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, पहला रूप नहीं आता होगा। ये भी क्लियर क्वेश्चन। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टीम began searching for reason for their poor performance in the tournament। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका द टीम होता है ना, यानी कि जो टीम, इस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ध्यान रखिएगा। इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कब सिंगुलर और कब प्लूरल होगा जो समझिएगा। अगर मान के चलिए टीम एक होने का बात करेगा, माने का चलिए कि पूरा टीम एक चीज के बारे में डिस्कस करेगा तो वो होगा सिंगुलर, और टीम अगर डिवाइड होगा तो वो होगा प्लूरल। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर टीम एक है तो सिंगुलर और टीम अलग अलग है तो प्लूरल। तो यहाँ देखिएगा द टीम जो है स्टार्ट कर दिया था कि हम टूर्नामेंट कैला हारे थे, तो सारा एक होकर स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ देयर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इट्स, यानी कि यहाँ सिंगुलर लेंगे न कि प्लूरल। तो देख लीजिए इट्स वाला कौन पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ देयर न बहु कथी होगा, इट्स होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे रहे टीम, चाहे रहा जूरी या कमिटी, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। ये भी क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर डिसाइडेड टू अटेंड द फंक्शन। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो देख पंख बंद कर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर डिसाइडेड टू अटेंड द फंक्शन। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, along with या फिर टुगेदर विथ से जोड़ा जाए ना, तो याद रखना वो जस्ट इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी एकरा से पहले जैसे सब्जेक्ट हो वैसन वर्ब। तो एज वेल एज से पहले चेक करो कथी है, तो यहाँ है राम,
तो राम के लिए कभी भी आर ना आता है, राम के लिए आता है इज। इसका मतलब यहाँ आंसर होना चाहिए था इज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन मगर बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसको छोटा सा करवा दिए हैं। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुटे तो ऐसे पहले वाला सब्जेक्ट को लिया जाता है। तो उम्मीद है वो यहाँ तक सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का एग्जाम एसएससी का दे रहे हैं तो क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, गुड लक, धन्यवाद।